हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 9 समझाऊंगी एनसीईआरटी से। ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हिंदी में बोलूं तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर 9.1 का, एक ही एक्सरसाइज है इसमें। ठीक है ना, देखो, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लेमिंग अ 20-meter लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। फिगर आपको यहाँ दे रखी है। अभी मैं एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। ठीक है ना, देखो, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक सर्कल आर्टिस्ट है, मतलब सर्कस में जो कलाकार होते हैं ना, वो है। तो ये जो आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये वो आपको रोप दे रखी है, ये। ठीक है ना, इस पे वो चढ़ रहा है, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट से बंधी हुई है। ठीक है, अब खंबे पे, खंबे खंबे की शिखर से भी तो ये बंधी होगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास वो पोल, मतलब खंबा। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण बना रही है। ठीक है, ग्राउंड से एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का। आपको ये बताना है कि जो इसकी पोल की हाइट है ये कितनी होगी अगर ये रस्सी 30 डिग्री का कोण बना रही है तो। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात कर दूं तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये मेरा एच होगा। ठीक है ना, ये मेरा पी होगा और ये मेरा बी होगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमको एच दे रखा है और पी हमें निकालना है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसको देखते हैं। तो पी और एच का रिलेशन कौन बता रहा है? साइन बता रहा है। इस टाइम पे टेन नहीं लगेगा, वैसे ज्यादातर क्वेश्चनों में टेन थीटा लगता है, लेकिन यहाँ पर साइन बता रहा है पी और एच का रिलेशन। आपको हमेशा रिलेशन देख के ही रेशियो लगानी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगी साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। अब थीटा की जगह तो मुझे 30 गिवन है ना, और पी मेरे पास कितना है, ए बी, और एच मेरे पास कितना है, ए सी। साइन 30 मेरे पास कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ए बी मेरे को नहीं दिया हुआ, वो मैंने ए बी ही रहने दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको एच वगैरह भी लेट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर ए बी रहने दिया। ए सी मुझको गिवन है यहाँ पर 20। तो इसका मतलब यहाँ से मेरा ए बी कितना आ गया, 20/2, तो 10 मीटर, है ना। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई, हाइट ऑफ द पोल आ गई मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, खंबे की ऊंचाई तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में भी, वैसे आप इसको लिख लेना यहाँ पर, खंबे की ऊंचाई वो आ गई मेरे पास 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं पहले हिंदी मीडियम के लिए रीड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हिंदी मीडियम में। ठीक है, देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखती हूँ। देखो, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्योंकि इसमें हमारे को फिगर नहीं दी हुई है, तो फिगर हमें खुद से बनानी पड़ेगी, है ना। देखो, आपके पास ना एक पेड़ है, वो आंधी आने की वजह से ना उसका कुछ पार्ट टूट के ना नीचे जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, और जमीन पे गिरता ऐसे है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, अब आपको ये बताना है कि जो वो पेड़ की ऊंचाई थी, पूरे पेड़ की, जब वो टूटा नहीं था ना उससे पहले तक की, तो वो ऊंचाई उसकी कितनी है। ठीक है ना, तो अगर मैं अपने यहाँ पर फिगर बनाऊंगी इसकी क्वेश्चन की, तो मैंने माना कि ये मेरे पास वो पूरा पेड़ था जब तक वो टूटा नहीं था। ठीक है ना, तो मैंने इसको ए यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, और सी यहाँ मान लिया। अब आंधी आने की वजह से पेड़ का कुछ पार्ट टूट गया ना, तो मैंने माना कि इतना पार्ट, यहाँ पर मैं ये बी लिख देती हूँ।
ये ऊपर का पार्ट टूट के ना ये नीचे बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, मतलब ऊपर का बी ए ये पार्ट टूट के यहां आ गया ग्राउंड पे, तो ये बन गया मेरा ए डैश। ठीक है ना, ये पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये दोनों सेम है। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ग्राउंड के साथ। ठीक है, और एक और चीज आपको दे रखी है कि जो पेड़ था, जहां पर पेड़ ये खड़ा था और जहां पर ये जमीन पे ये वाला टुकड़ा गिर के आया आंधी आने के बाद, जब ये पार्ट टूट के नीचे गिरा, तो जो ओरिजिनली जहां पर पेड़ खड़ा हुआ था वो और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 8 मीटर। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। इसका मतलब आपको फाइंड में तो एसी करना है, एसी करना है ना, तो चलो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। तो लेट AC was the ओरिजिनल ट्री। ठीक है, अब मुझे फाइंड भी यही करना है AC। ठीक है ना, ब्रोकन पार्ट है मेरे पास यहाँ पर, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, जो पार्ट ट्री का जो टुकड़ा टूट के गिर गया वो है मेरे पास A डैश B। ठीक है, तो चलिए अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अपने कौन से त्रिभुज की, A डैश B C की। तो देखो यहाँ पर मुझे अगर मैं ये देखूं तो ये 90 डिग्री है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास H है और ये मेरे पास B है। फिलहाल मेरे को B दे रखा है और लेकिन मुझे P और H दोनों ही चाहिए, है ना। अगर मैं ये B A डैश और B C इन दोनों को जोड़ दूं तो हाइट ऑफ द ट्री निकल जाएगी, क्योंकि जितना पार्ट ये टूट के नीचे गिरा है इतना ही पार्ट तो ये ऊपर लगा हुआ था ना, तो मुझे पूरे AC की हाइट निकालनी है, तो उसको BC निकाल लेती हूँ और AB की जगह A डैश B निकाल देती हूँ, है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ मुझे दो चीज निकालनी है और सिर्फ एक बेस गिवन है। तो चलिए ऐसा करते हैं, 2 बार अनुपात लगाते हैं। ठीक है, कैसे, पहले मैं यहाँ लगा दूं tan थीटा। तो tan थीटा आपको पता है P अपॉन में B होता है, थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 30 रख दिया। P मुझको पता है यहाँ पर BC है और B मुझको पता है यहाँ पर A डैश C है। ठीक है, तो tan 30 मेरे पास होता है 1/√3। BC मुझको नहीं पता लेकिन A डैश C मुझको पता है 8 है, तो यहाँ से मेरी BC आ गई। ठीक है ना, वो कितनी आई, 8 अपॉन में √3 मीटर। चलो, जो ट्री का पार्ट बच गया, टूट के नहीं गिरा, मतलब कि BC, वो तो मुझे मिल गया 8 अपॉन में √3 मीटर। अब मुझे AB और चाहिए, फिर दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब AB कैसे निकालूं, AB निकालूं या फिर B A डैश निकालूं, एक ही बात है ना। तो देखो H निकालना है, अब आपको B पता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस 10 ना, B पता है, H निकालना है, B और H कौन सा रिलेशन है, कॉस, इसका मतलब इस टाइम पे मुझे अब कॉस लगाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा हो गया मेरा B अपॉन में H। तो थीटा की जगह अभी भी 30 रखूंगी, ऐसा नहीं है कि जो ये थीटा है हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, वो नहीं है, आप कितने भी अनुपात इससे निकाल सकते हो। ठीक है, B है मेरे पास A डैश C और H है मेरे पास A डैश B। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, A डैश C ये तो आपको पता है ना 8 है, ठीक है ना, लेकिन A डैश B आपको नहीं पता, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए A डैश B आपका यहाँ से निकल गया, वो कितना निकला आपका 16 अपॉन में √3 मीटर। दोनों निकल गई, अब सिर्फ मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो चलो यहाँ देखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री है कितनी, एक तो A डैश B है और एक BC है। एक बार देखते हैं पीछे, एक तो BC थी देखो ये, और जो ये एक पार्ट टूट के नीचे आ गया था जमीन पे, एक ये थी, यही दोनों है ना। अब दोनों चीज मैंने निकाल रखी है यहाँ, BCB और A डैश BB दोनों निकाला है ना, चलो दोनों को रख देते हैं फिर। तो ये है मेरे पास 16 अपॉन में √3, ठीक है, और ये है मेरे पास 8 अपॉन में √3। दोनों के बेस सेम है, हर सेम है, तो इनको जोड़ देते हैं यहाँ पर, फिर हम 24 अपॉन में √3 आ गया, लेकिन रूट में तो हम कभी भी नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब मुझको ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये आया मेरा 24√3 अपॉन में 3, इसको इससे कट कर दिया, तो ये मेरा आया 8√3 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, पेड़ की ऊंचाई ना, तो लो पेड़ की ऊंचाई आपकी आ गई। ये पूरे पेड़ की निकालनी है जब तक वो टूटा नहीं है, ऐसा मत करना कि आप सिर्फ जितना पार्ट बच गया है उसकी निकाल दो, जैसे कि इसकी BC की, नहीं पूरे पेड़ की निकालनी है।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, मैंने पूरा रीड कर दिया। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो शायद आंसर भी बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान सा है। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम के लिए रीड कर दूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ दोनों को। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए, वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है, पार्क में ना बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनाना चाहती है। झूले आप समझते हो, बच्चों के लिए पार्क में होते हैं। ठीक है, अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी जो हाइट है ना वो तो 1.5 मीटर हो। ठीक है, और वो भूमि के साथ, मतलब ग्राउंड पे कितना 30 डिग्री का एंगल बना रही हो। ठीक है, और अगर जो 5 से ज्यादा के बच्चे हैं, मतलब जिनकी एज जो है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है, उनके लिए भी वो बनाएगी एक फिसलन पट्टी, लेकिन वो ऐसी बनाएगी कि उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऊंचाई थोड़ी उसने कम रखी है और बड़े बच्चे हैं तो ऊंचाई थोड़ी ज्यादा रख दी है। ठीक है, अब जो ये 3 मीटर वाली ऊंचाई वाली वो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, ठीक है, तो आपको वो भूमि पे कितना बना रही है, 60 डिग्री का कोण। दोनों ही केस में आपको फिसलन पट्टी जो वो लगाएगी वहां पर, उसकी लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 सिचुएशन है, 2 स्थिति है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों वाला लेते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये बना दिया मैंने 1.5 मीटर। ठीक है, ये ग्राउंड, ठीक है ना, वो स्लाइड बनाना चाह रही थी, फिसलन पट्टी जिसको हमने बोला है यहाँ पर स्लाइड को, वो ये रही। ठीक है, इसको मैंने नाम भी दे दिया यहाँ पर A, B और C। ठीक है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो 5 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, मैं यंगर चिल्ड्रंस लिख देती हूँ यहाँ पर। फॉर यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, मुझे ये भी बता रखा है कि वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले ना स्लाइड की जो मुझे लेंथ निकालनी है, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई, वो निकाल लेती हूँ, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है ना, तो चलिए अब यहां से मैंने क्या किया, कौन सा ट्राइंगल लिया, मैंने अपना त्रिभुज ABC लिया। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मेरा H है, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास B है। ठीक है, आपको P दे रखा है और H निकालना है। अब आपको अनुपात लगाना आ गया होगा, है ना, तो इसका मतलब मेरा साइन थीटा लगने वाला है यहाँ पर। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा ही लगेगा ना, तो मेरा P अपॉन में H लगेगा। तो साइन 30, P मेरे पास यहाँ पर है AB और H मेरे पास यहाँ पर है AC। ठीक है, साइन 30 की मुझे वैल्यू पता होती है 1/2 होती है, ए बी मुझे पता है यहाँ 1.5 है, AC नहीं पता है, तो यहाँ से मेरा AC निकल के आ गया है 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ एक बार ऊपर लिख देती हूँ कि AC क्या है, AC इज द स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखते हैं एल्डर के लिए क्या होगा। चलो यहाँ देखते हैं, तो फिर दोबारा से एक मुझे फिगर बनानी पड़ेगी यहाँ पर। ये रही मेरी वो फिसलन पट्टी, किनके लिए, ये बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है ना, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ PQR। ABC नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मैंने पीछे भी दे दिया था। यही सेम वही मेरी ये स्लाइड है, ये मुझे निकालनी है PR।
फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। अब की बार मुझको ये 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो पी आर मैं यहाँ लिख देती हूँ, पी आर इज द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख सकते हैं इसको, पी आर जो है वो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं अपना त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये मेरे पास यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर ये कोण 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये मेरा एच हो गया, ये मेरा पी हो गया और ये मेरा बी हो गया। सेम वही एच निकालना है मुझे, पी दे रखा है तो साइन थीटा ही लगने वाला है ना, साइन थीटा ही लगेगा ना, तो साइन थीटा होता है मेरा पी अपॉन में एच, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन 60, पी की जगह मैं पी क्यू लिखूंगी इस बार और एच की जगह मैं पी आर लिखूंगी। साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2, ठीक है ना। और पी क्यू मुझे पता है 3 है, लेकिन मुझे पी आर नहीं पता है, तो वो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना पी आर निकाल लेती हूँ, तो वो मेरा आ जाएगा 6 अपॉन में √3, लेकिन रूट में तो मैं आंसर नहीं छोड़ सकती हूँ अपॉन में, तो मैंने इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 6√3 अपॉन में 3, कट किया तो 2, तो इसका मतलब 2√3 मीटर, ठीक है। तो दोनों स्लाइड की, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई आपके पास आ गई है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड्स लिख देते हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, एक आपके पास थी एसी, है ना, वो निकली थी 3 मीटर, ठीक है। एक आपके पास थी पी आर, वो निकली आपकी 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन में आपको गिवन, फाइंड सब कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिखा है एज इट इज क्वेश्चन मत कर लेना कॉपी में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई गई है, आप यहाँ से अच्छे से समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को खुद करना है आपको, ठीक है। गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो प्रूफ भी लिखना है, क्या करना है पूरा प्रॉपरली करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ बताती हूँ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक टावर है, ठीक है, मतलब मीनार है। चलिए पहले हम वही बना लेते हैं, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये मेरा टावर है, ठीक है, या फिर आप इसे मीनार भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये रहा टावर का टॉप मीनार की, ठीक है। और यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बना है, 30 डिग्री का, ये मुझे दे रखा है। आगे एक और चीज लिखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा वो ग्राउंड पे पॉइंट, यहीं से बनना है 30 डिग्री, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है जो ये बिंदु है ना, ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसका मतलब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है ना, जो टावर का जो फुट है उसका और जो वो बिंदु है भूमि पे उसका, उन दोनों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये निकालना है मीनार की ऊंचाई, इसका मतलब ये टावर की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं, फिर यहाँ पर जब भी आप फिगर बनाओगे नाम जरूर दोगे उसको, ए बी सी, और ये मेरा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये मेरे पास एच है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास पी है, तो बी दे रखा है, पी निकालना है, तो ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि tan थीटा लगने वाला है, पी अपॉन में बी का रिलेशन वही बताते हैं ना, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। आप चाहो तो इसको एच मान सकते हो, लेकिन मैंने उसे ए बी ही मान रखा है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी है। चलिए अब तो फिर लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, तो tan थीटा होता है पी अपॉन में बी, तो थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 30 रख दिया, ठीक है। पी मेरे पास ए बी है और बी मेरे पास बी सी है, ठीक है ना। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1 अपॉन में √3। ए बी नहीं पता, ए बी नहीं पता तो हम ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर जब नहीं पता है हमको तो, ठीक है। बी सी हमको पता है 30 है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा ए बी निकल गया, वो निकला 30 अपॉन में √3, लेकिन यहाँ पर हर मेरा रूट में आ रहा है,
तो उसको नहीं छोड़ूंगी ना ऐसे, तो रैशनलाइज कर लेते हैं इस डिनोमिनेटर को। तो ये आ गया मेरे पास 30√3 अपॉन में 3, इस 3 से इस 30 को काट दिया, तो ये आ गया मेरे पास 10√3, आगे मीटर, यूनिट जरूर लगानी है, ठीक है। तो फाइनली हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर, या फिर मैं ये बोलूँ मीनार की ऊंचाई, वो आपके पास आ गई 10√3 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम अपना। तो देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको ना यहाँ पर एक पतंग दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब वो हवा में है ना, मतलब उड़ रही है, ठीक है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पे इस टाइम पे वो पतंग, आपने क्या किया, पतंग में जो डोरी लगी हुई है ना, उसको भूमि पे मतलब ग्राउंड पे ना एक पॉइंट लिया, बिंदु, और उससे बांध दिया, और इस तरीके से बांधा है, बिल्कुल टाइट बांधा है, कोई ढील नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो जो डोरी है ना, जिससे आपने बांधा उसको ग्राउंड वाले पॉइंट पे, आपको उसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो चलिए आप पहले फिगर बनाते हैं अपनी। तो मैंने माना कि ना, यहाँ बना रही हूँ मैं फिगर, ठीक है। यहाँ पर है मेरी काइट कहीं, आप ठीक से बना लेना ये काइट, ठीक है। तो ये आपको 60 मीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई। अब ग्राउंड पे एक बिंदु है ना, भूमि पे जो बिंदु है, मान लेती हूँ ये, यहां से ये डोरी के साथ जुड़ी हुई है ना एक, ये, ठीक है ना। तो ये तो 90 हो गया, इसके साथ ये कोण बना रही है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है। आपको निकालना क्या है इसमें, आपको इसमें ये निकालना है कि जो ये है डोरी, ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो चलिए पहले हम नाम दे देते हैं इसको ए, बी और सी। इसका मतलब आपको ए सी निकालना है, डोरी की लंबाई, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रिंग है, या फिर मैं ये बोलूं डोरी है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पर पहले कि ए सी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है ना, तो लेट करते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपके पास कितनी है, AC। आप चाहो तो इसको कुछ भी मान सकते हो, KHAB, कोई भी एक अल्फाबेट मान सकते हो, मैंने यहाँ पर AC मान रखा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को गिवन, फिर से मैं बोलूंगी गिवन, फाइंड, सब चीज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। तो मेरे को कोण दे रखा है एक, और AB दे रखा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपके पास ये H है, ये आपके पास P है, और ये आपके पास B है ना। तो हमने अपने कौन सा त्रिभुज लिया, ABC। तो मुझे H निकालना है, P दे रखा है, H और P का रिलेशन कौन बताता है मुझे, H और P का तो साइन बताता है ना। तो फिर हम यहाँ पर साइन थीटा लगा देते हैं, तो वो मेरा P अपॉन में H होता है। तो थीटा की जगह तो मैं 60 रखूंगी, P मेरे पास AB है और H मेरे पास AC है, ठीक है ना। तो साइन 60 होता है √3/2, AB मुझे 60 दे रखा है, लेकिन मुझे AC नहीं दे रखा, वो तो मुझे निकालना ही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैंने AC को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास AC कितना आ गया, वो आ गया 120 अपॉन में √3, लेकिन रूट में तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती ना, तो मैंने इसको क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। तो AC मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 120 √3 अपॉन में 3, ठीक है। इससे इसको मैंने कट कर दिया, तो ये 40 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास AC आ गई 40√3 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई, डोरी की लंबाई, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर, ठीक है। तो फिगर खुद बनानी थी, बस आपको अनुपात पता होने चाहिए कि कौन सा लगेगा, साइन कॉस टेन कब कब लगेंगे। तो अगर आपने एक बार फिगर बना ली तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई
eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, एक बार पहले हिंदी मीडियम के लिए मैं रीड कर दूं, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ. 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है. जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है. बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है. देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको ये कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है. ठीक है, तो वो कुछ एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, उससे कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है. ठीक है ना, तो पहले हम इतना ही अपनी आकृति इतनी बना लेते हैं. तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ. तो मैंने माना कि ना जो ये है ये वो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, तो मैं यहाँ 1.5 मीटर लिख देती हूँ. ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर शायद वो बिल्डिंग होगी जो 30 मीटर टॉल है. ये मुझे दे रखी है 30 मीटर है पूरी. ठीक है, इनका लेवल जरा सेम रखेंगे तो ग्राउंड पे ही खड़ा होगा ना ये बॉय. तो ये रहा. ठीक है, अब आगे वो आपसे कह रहे हैं यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. अब जब ये बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, जो ये लड़का है बिल्डिंग के टॉप पे देखता है तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है ना. तो यहाँ पर मैंने ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया. तो फिर यहाँ पर मेरे को बेस बनाना पड़ेगा, वो बेस बन गया. ठीक है, तो ये कह रहा है वो 30 डिग्री है. ठीक है ना, ये बॉय है, आप ये याद रखना. तो वो यहीं से देख रहा होगा ना. आगे आपसे वो क्या कह रहा है, उसके बाद जब वो इस बिल्डिंग की ओर जाता है, मतलब भवन की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो चेंज हो गया. उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया. तो मान लो अब वो यहां से देख रहा था ना, ये बॉय यहाँ था. अब वो बॉय कहां पर आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आ गया है, ये रहा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब वो यहां से देख रहा होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको 60 डिग्री दे रखा है. ठीक है, ये मैंने 1.5 मीटर थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको फिगर में दिख जाए अच्छे से. ठीक है ना, अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है. ये मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है. इतना वो चल के गया ना, फिर यहां से वो उस भवन को देख रहा था, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था. ठीक है, तो आपको ये बताना है. तो चलिए पहले ना हम इसको नाम दे देते हैं. तो मैंने इसको नाम दे दिया P. ठीक है, इसको नाम दे दिया R, इसको नाम दे दिया Q. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको T नाम दे दिया है जहां पर ये बॉय आ गया था बाद में. ठीक है ना, भवन की ओर थोड़ा चल के आया था ना ये, तो उसको मैंने T नाम दे दिया. इसको मैंने S दे दिया, इसको A दे दिया और इसको B दे दिया. इसका मतलब आपको AB निकालना है. AB या ST एक ही बात है ना. AB और ST का डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही होने वाला है. तो आपको AB निकालना है या फिर ST निकालना है. ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गई. बॉय था एक बिल्डिंग की और वो देख रहा था, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था. तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा था, 60 डिग्री का. जब वो बिल्डिंग के थोड़ी पास गया, ठीक है, तो वो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का. पहले 30 का बना रहा था. ठीक है ना, अब आपको ये बताना है कि वो बिल्डिंग के कितनी दूर, बिल्डिंग के पास जब वो गया ना तो कितनी दूरी वो चल के गया था, वो आपको बताना है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर हम यहाँ पर. सबसे पहली बात तो आप एक चीज देखो, जो ये आपको 30 गिवन है ना, ये पूरा गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक का. लेकिन इतना तो आपके पास 1.5 है क्योंकि इतना बॉय जो है 1.5 मीटर टॉल था. तो आर क्यू आपको पता है कि आपकी 1.5 है, तो क्या आप यहाँ से पी आर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना. तो देखो पी क्यू जो है वो क्या होती है मेरी, क्या होगी, पी आर प्लस आर क्यू, ये होगी ना. अब पी क्यू मुझे पूरा पता है 30 है, लेकिन मुझे पी आर नहीं पता है. आर क्यू मुझे पता है 1.5 मीटर है. मैं यहाँ लिख देती हूँ इसलिए 1.5 मीटर, ताकि आपको पता चल जाए. तो मैं यहाँ से अपनी पी आर निकाल सकती हूँ, वो होगी मेरी 30 माइनस 1.5. ठीक है, तो वो मेरे पास आ गई यहाँ पर 28.5 मीटर. चलो पी आर मेरा निकल गया है. अब मैं आराम से अपना ए भी निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ. सबसे पहली बात मैं कौन से त्रिभुज की यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले मैं पी ए आर की बात करूँ. ठीक है, कौन सा त्रिभुज, पी ए आर, बड़े वाला, जिसमें 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनना है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन फाइंड सब लिखना है. मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखवा रही हूँ, समझा रही हूँ. लेकिन जब आपके पास ऐसे बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे कि ए एस जो है आपके पास वो बॉय है, 1.5 मीटर टॉल है. हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे. ठीक है, पी क्यू जो है वो लिखोगे, पी क्यू इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 मीटर है. ठीक है, हर एक चीज आप लिखोगे, फाइंड में लिखोगे, आपको ए भी फाइंड करना है. ठीक है, मैं यहाँ फाइंड जरूर लिख देती हूँ ताकि हम आगे सॉल्यूशन जब करें तो हमें पता चल जाए. फाइंड हमें ये करना है ए बी से.
ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, PAR में इसमें टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा आपको पता है क्या होता है, याद करें एक बार दोबारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P अपॉन में B होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर लगाया 1030, तो P की जगह मैं लिखने वाली हूँ PR और B की जगह मैं लिखने वाली हूँ AR, है ना। तो 1030 होता है मेरा 1/√3। PR अभी मैंने निकाला है ऊपर, PR 28.5 है, निकाला है ना 28.5, और उसी के साथ साथ AR, तो AR मुझको यहाँ पर नहीं पता है, नहीं पता ना, तो यहाँ से मेरा AR निकल के आ गया, वो आया मेरा 28.5√3। देखो ये पूरा AR आ गया मेरे पास, लेकिन मुझको चाहिए सिर्फ AB। तो अगर अब मेरे पास ये आ जाए BR, है ना, तो मैं पता है क्या करूंगी, इस AR में से ना इस BR को माइनस कर दूंगी, तो फिर मेरा ये AB बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो अब मेरे को BR चाहिए, तो इसका मतलब अब मुझे ये छोटे वाला जो त्रिभुज है जिसमें उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनना है, ये लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। तो इसका नाम क्या है, PRB। तो चलिए अब ये लेते हैं। तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, PRB की। इसमें भी सेम वही, मैंने अपना टेन थीटा लगा दिया, वो मेरा P अपॉन में B होता है। अब की बार मेरे को थीटा यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। P तो मेरे पास P आ रही है, लेकिन इस बार मेरा B चेंज हो गया, मेरा BR हो गया B, ये रहा बेस, ठीक है ना। तो 1060 तो मेरे पास √3 होता है, PR तो मेरे को गिवन है 28.5 है, गलती से भी आप 30 मत लिख लेना, ठीक है। इसलिए मैंने एरो बना दिया है यहाँ पर फिगर में, ये देखो, ताकि आपको पता चल जाए ये पूरा 30 है, लेकिन आपको PR लेना है, ठीक है। और BR को मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से ना BR भी निकाल लिया, तो BR मेरे पास आया 28.5 अपॉन में √3 आया है ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपॉन में √3 है तो इसको रैशनलाइज कर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो √3 इंटू √3 कर दिया मैंने, तो ये मेरा आ गया 28.5 √3, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ गया 3, ठीक है ना। तो AR निकल गया, BR निकल गया, तो क्या मैं AB निकाल सकती हूँ यहाँ से, चलो देखते हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो ST है वो AB के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा। तो AB मेरे पास कैसे आएगा, अगर मैं अपने AR में से BR को माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो AR देखते हैं क्या था मेरे पास, तो वो है मेरे पास 28.5 √3, यही है ना। और BR है मेरे पास 28.5 √3 अपॉन में 3 है। चलो ये लिख देते हैं फिर, 28.5 √3 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पर था मेरे पास 28.5 √3 अपॉन में 3। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया है, ये इंटू में था, है ना। तो 28.5 √3, ठीक है, माइनस 28.5 √3 अपॉन में 3। चेक कर लें, ये लिखा हुआ है हमारे पास, दोनों चीज हमको यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप इसके बेस सेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये 3 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो इसको भी मैंने पता है क्या किया, इंटू कर दिया, किससे, 3 से। तो 28.√3 को 3 से इंटू कर दिया, माइनस 28.√3 मेरे पास ऐसी है, और नीचे का बेस एक ही बना दिया मैंने 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 28.5 को 3 से इंटू कर दोगे, तो आपका यहाँ पर आएगा 85.5, और ये √3 ऐसी है, माइनस 28.5 √3 अपॉन में 3 है, ठीक है। अब आप माइनस कर सकते हो इसमें से, तो 85.5 में से आप 28.5 को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो आपका आंसर आने वाला है वो 57 √3 अपॉन में 3। तो 57 तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया यहाँ पर 19 √3 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया, 19 √3 मीटर चल के गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करती हूँ, फिर एक साथ बताऊंगी, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है।
ठीक है, 60 डिग्री दोनों दे रखा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ना एक पॉइंट है आपके पास ग्राउंड पे, तो चलो पहले ऐसा करते हैं, फिर ना ग्राउंड बना लेते हैं यहाँ पर माना मैं कि मैंने वो मेरा पॉइंट है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण, एक बॉटम और टॉप, मतलब नीचे बिल्कुल तल से और ऊपर शिखर की ओर, ठीक है। एक टावर है आपके पास, और वो टावर पता है कहाँ है? एक बिल्डिंग के ऊपर है वो टावर। तो पहले मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर वो बिल्डिंग बना ली, ठीक है। ये मैंने माना कि ये मेरी बिल्डिंग है, और मुझे इसकी हाइट दे रखी है कि ये 20 मीटर है, ठीक है ना। ये भवन है मेरे पास, दे रखा है मुझे 20 मीटर है। अब इसके ऊपर एक टावर है, ठीक है। अब वो टावर जो इसके ऊपर है वो मैं यहां पर बना लेती हूँ ऐसे, ये रहा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इससे उन्नयन कोण बनना है इस टावर के तल पे भी और ऊपर भी, मतलब टॉप और बॉटम दोनों पे। तो चलो दोनों पे बना देते हैं, ठीक है ना। और दोनों के मुझे एंगल दे रखे हैं, तो ये मुझे 45 दे रखा है और ये मुझको 60 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 एंड 60, ठीक है। बॉटम, ये ना बॉटम और टॉप, तो बॉटम का मेरे पास है 45 और टॉप का है मेरे पास 60, दोनों गिवन है। चलो आप पहले इसको हम नाम देते हैं, फिर देखते हैं हमको निकालना क्या है। ए बी सी, और मैंने इसको मान लिया डी है। तो फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकालो। तो टावर तो आपके पास यही तो है, ए बी। बीसी तो आपके पास बिल्डिंग है ना, वो तो आपको पता ही है, बीसी 20 मीटर है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ, गिवन फाइंड कैसे लिखना है, ताकि आप बाकी सारे क्वेश्चंस में अच्छे से लिख सको, ठीक है ना। तो चलो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट जो बीसी जो है बी द बिल्डिंग, बीसी जो है वो मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद ए बी जो है वो मेरा ट्रांसमिशन टावर है ना, ए बी द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे यहाँ पर बीसी एक भवन है, माना बीसी एक भवन है, ठीक है। और दूसरा आपको बताना था मीनार, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे ए बी एक मीनार है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप माना, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमको ए बी निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात ना, मैं ये छोटे वाला बी सी डी त्रिभुज लेती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने पता है क्या किया, इसमें मैंने टेन थीटा लगा दिया। तो टेन थीटा मेरे पास होता है पी अपॉन में बी, इसका मतलब 1045 है ना। अब पी मेरे को पता है बिल्कुल, बीसी है मेरे पास बी, पी। अब बी भी मेरे को पता है डीसी है, 1045 1 होता है। बीसी की वैल्यू तो मुझे पता है, क्यों? क्योंकि वो मेरी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग मुझे पता है कि वो 20 मीटर हाई है। हाँ, लेकिन मुझे डीसी नहीं पता, ग्राउंड जो है, बेस जो है वो मुझको नहीं पता। तो ना यहाँ से मेरा डीसी निकल के आ गया, वो आ गया मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो ए सी डी बड़े वाला त्रिभुज है वो लेती हूँ। तो त्रिभुज ए सी डी, फिर दोबारा पता है मैंने इसमें क्या किया, टेन थीटा लगाया पी अपॉन में बी। अब की बार मेरे पास थीटा 60 डिग्री गिवन है, पी अब की बार चेंज हो गया, पी अब की बार एसी हो गया। अब बी मेरे पास वही है डीसी, ठीक है। अब जो ये पी है ना, इसमें बिल्डिंग भी आ गई है और टावर भी आ गई है, दोनों की हाइट आ गई है, ठीक है। 1060 होता है √3। एसी को क्या मैं ये लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी सी। मतलब मैंने क्या किया, जो एसी में बिल्डिंग और टावर की हाइट मिक्स थी ना, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। ए बी मैंने टावर वाली हाइट अलग कर दी, और बी सी मैंने बिल्डिंग वाली अलग कर दी, ठीक है। डीसी तो मैंने अभी निकाला है 20 है, ठीक है ना। तो ये तो मेरा आ गया 20 √3। और यहाँ पर ए बी तो मुझको पता ही नहीं, वो तो मुझे क्वेश्चन में निकालना ही है, क्योंकि वो मुझे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालो, और मीनार तो मेरा ए बी है। ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, चलो मीनार है ये मेरे पास, टावर, ये तो मुझको निकालना ही निकालना है ए बी, है ना। हाँ, बीसी मुझको पता है 20 है, तो मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, ठीक है। अब मैंने पता है क्या किया, 20 √3 यहीं रहने दिया, और इस वाले 20 को इधर लिया, तो ये माइनस का हो गया, और इधर ए बी आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया, अपना 20 कॉमन ले लिया, तो वो मेरा आ गया √3 माइनस का 1। तो मुझे ए बी तो निकालना था ना, इसका मतलब
हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। तो उनके लिए मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, ए बी इज इक्वल टू 20 √3 माइनस का 1 ब्रैकेट बंद हो गया पूरा और मीटर। ठीक है, आपको यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। थोड़ा बहुत ना लगभग ये पीछे जैसे ही क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, वहां पर बिल्डिंग थी और वो था टावर था, है ना। यहाँ पर एक स्टैचू और पेडेस्टल आपको दे रखा है। चलिए हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, फिर अपनी फिगर इसकी क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपके पास पता है एक पेडेस्टल है, उसपे ना एक स्टैचू है। इस बार आपको स्टैचू की हाइट दे रखी है और पेडेस्टल की आपको निकालनी है। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और उसके ऊपर टावर था, है ना, तो टावर की हाइट निकालनी थी। यहाँ उल्टा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगी इसकी फिगर, वो देखते हैं। तो पता है हमने क्या किया, पहले मैं पेडेस्टल बनाती हूँ। तो ये मेरा ग्राउंड हो गया, ये रहा। ठीक है, ये मैंने माना कि ये मेरा पेडेस्टल है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर एक स्टैचू है ना, तो मैं यहां से ले लेती हूँ वो स्टैचू। ये मैंने माना कि ये मेरा स्टैचू है। तो ये तो मुझे गिवन है कि 1.6 मीटर है। ठीक है, नाम दे देती हूँ स्टैचू को ए और बी। तो फिर जो मेरा पेडिस्टल था वो बी और सी हो गया। ठीक है, अब वो मुझसे पता है क्या कह रहा है, उन्नयन कोण मेरा बन कैसे रहा है। एक तो जो ये स्टैचू है इसके टॉप पे बनना है 60 डिग्री का, इसके। तो चलो बना देते हैं, ये रहा इसका टॉप। ठीक है, और दूसरा इसी पॉइंट से, जहां से स्टैचू के टॉप पे बनना था, उसी पॉइंट से ना पेडिस्टल के टॉप पे भी बन रहा है। तो पेडिस्टल का टॉप है कौन सा, ये पूरा पेडिस्टल है बीसी, तो यही तो आपके पास इसका टॉप हुआ, जहां पर मैंने बी लिखा हुआ है। हुआ नहीं हुआ ये टॉप, ये तो इसका बॉटम हुआ, है ना। और अगर मैं आपसे बी बोलूँ ना, तो बी यहाँ पर दो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो स्टैचू का बॉटम, ठीक है, और एक पेडिस्टल का टॉप। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पेडिस्टल के टॉप से दे रखा है। अगर वो आपको कहे ना स्टैचू के बॉटम से बन रहा है, तो भी यही है बी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है बोर्ड में, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो चलो अब इससे बना लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास ये आपको दे रखा है 45 डिग्री है और ये पूरा आपको दे रखा था 60 डिग्री आपके पास। फाइनली आपको निकालना क्या है, यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई ना, तो मतलब आपको बीसी निकालना है, ये निकालना है ना बीसी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सिर्फ मैं फाइंड लिख रही हूँ कि मुझको क्या निकालना है, फाइंड मुझे करना है बीसी। बाकी सब अब आप लिखोगे कि ए बी आपके पास एक स्टैचू है, बीसी आपके पास एक पेडिस्टल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर डी लिख देती हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहले मैं अपना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, बीसीडी, छोटे वाला ले रही हूँ क्योंकि इसमें 45 लग रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर लिया त्रिभुज बी सी डी, इसकी बात कर रहे हैं। वही चीज मैंने यहाँ पर भी tan थीटा लगाया पी अपॉन में बी, क्योंकि मेरे को पी और बी का ही रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। तो tan थीटा, थीटा की जगह मैंने 45 रख दिया, पी की जगह मैंने यहाँ पर बी सी रखा, जो मेरी पेडेस्टल की ऊंचाई है वो, और बी की जगह मैंने क्या रखा है, यहाँ पर सी डी रख दिया। ठीक है, tan 45 मेरे पास 1 होता है, बी सी इज इक्वल टू अपॉन में सी डी। तो यहाँ से सी डी जो है ना वो बी सी के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि मुझे दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता है। अब मैं क्या करती हूँ, अपना बड़े वाला त्रिभुज कौन सा, ए सी डी ले रही हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी डी की बात करते हैं। फिर दोबारा से मैंने इसमें tan थीटा लगाया पी अपॉन बी, लेकिन अब की बार मेरे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री है। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, छोटे वाले में 60 लगा देते हैं बीसीडी में और बड़े वाले में 45। नहीं, देखो जब ट्राइंगल बड़ा है तो एंगल भी बड़ा ही होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जब ट्राइंगल छोटा है तो एंगल की डिग्री भी छोटी होगी। ठीक है, तो P क्या है, अब देखो P जो है यहाँ पर ना वो स्टैचू और पेडिस्टल मिला के है, इसका मतलब वो AC है। B तो मेरा अभी भी सेम ही है, CD है।
1060 की वैल्यू होती है √3। AC को मैं 2 पार्ट्स में लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, स्टैचू की हाइट अलग कर ली और पेडेस्टल की हाइट अलग कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पर ना मैंने CD की जगह BC लिख दिया। इसको 1 ले लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ये समीकरण 1 से आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया मेरे पास BC √3। AB तो मुझको पता है ना 1.6 है। हाँ, BC मुझको नहीं पता है, तो मैं इस BC को भी ना इधर ले आती हूँ ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं। BC √3 माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। अब मैंने बताया इसमें से क्या किया, BC कॉमन ले लिया, तो वो मेरे पास आ गया √3 माइनस का 1 और इज इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। अब BC तो मुझको निकालना ही है, पेडेस्टल की ऊंचाई वही तो निकालनी है। तो मैंने क्या किया पता है, इस √3 माइनस 1 को नीचे ले आई। अब रूट में तो हम कभी भी नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 माइनस 1 और इंटू में यहाँ किया √3 प्लस 1 और यहाँ पर भी मैंने किया √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो मेरे पास हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और इसमें मैं a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी में यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी ये लगा सकती हूँ। वो होगा मेरा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये 1.6 मेरा अभी भी ऐसी है, √3 प्लस का 1 और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 माइनस का 1, ठीक है। तो अब आगे कर लेते हैं, और स्पेस नहीं है यहाँ पर, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना 1.6 √3 प्लस का 1 और नीचे मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। अब इस 2 से मैंने क्या किया, इस 1.6 को कट कर दिया तो 0.8 आ जाएगा और ये √3 प्लस का 1 मेरे पास ऐसी है। फाइनली मैं क्या निकाल ली थी, BC, और मुझे BC ही निकालना है शायद। तो BC मेरे पास कितना आ गया, BC आ गया मेरे पास 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इसका मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल, है ना। हाइट ऑफ पेडेस्टल मेरे पास कितनी आ गई, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1। आगे लिख देंगे हम मीटर में, हमको क्वेश्चन गिवन था मीटर, ठीक है ना। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। सब कुछ लिखना है, गिवन फाइंड क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, हर चीज लिखनी है आपको क्वेश्चन में। मैंने सिर्फ यहाँ फाइंड लिख दिया है, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में समझा दिया आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको लिखना है। वेटेज देखनी है, नंबर कितने नंबर का है, 1 मार्क का है तो डायरेक्ट कर देना है, अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो फाइंड और गिवन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं मेरे पास, एक टावर है और एक बिल्डिंग है ना। आपको क्या कह रहा है यहाँ पर ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और वो बन कैसे रहा है, एक बार बिल्डिंग मतलब उसके टावर के फुट से आप बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो, ठीक है, और एक बार आप बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे देख रहे हो। उन्नयन कोण तो तभी बनता है ना जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। तो एक एक बार आप क्या कर रहे हो, दोनों के फुट से दूसरी चीज को देख रहे हो। अगर आप टावर के फुट पे हो तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होगे, ठीक है, और अगर आप बिल्डिंग के फुट पे हो तो टावर के टॉप को देख रहे हो। चलिए बना लेते हैं फिर हम। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग और एक टावर बना दिया, ठीक है। तो मैंने माना कि जो ये ए बी है ये मेरी बिल्डिंग है, मैं इसको ए बी मान लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बिल्डिंग है और दूसरी बात इसको भी मान लेती हूँ, कुछ सी डी मान लेती हूँ, इसको मैं अपना टावर मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास भवन आ गया और ये मेरे पास मीनार आ गया। हाँ, तो अब वो मुझसे कह रहा था कि एक बार आप यहाँ पर बिल्डिंग के फुट से देख रहे हो और एक बार टावर के फुट से देख रहे हो। तो एक बार आप बी से देख रहे हो सी की तरफ और एक बार आप डी से देख रहे हो ए की तरफ, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये बना देते हैं, ये ठीक है ना।
हाँ, तो कहाँ कैसे कैसे दे रखा है, कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये रहा टावर का फुट और ये ही बिल्डिंग की टॉप। ठीक है, तो इससे आपका 30 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब दूसरे वाले से 60 डिग्री बनना होगा, तो मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ये मीनार आपको दे रखा है, कितना दे रखा था मीनार आपको, 50 मीटर दे रखा है ये पूरा। तो सीडी जो है वो आपको दे रखा है 50 मीटर। अब फाइंड आपको क्या करना है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना, आपको ये पूरा लिखना है, ये आपको फाइंड करना है, पूरा लिखना है। सीडी जो है वो किसकी, टावर की हाइट है, ठीक है, और ए बी जो है वो हमारा बिल्डिंग है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहली बात मैं कौन सा त्रिभुज लेती हूँ, यहाँ पर सीबीडी ले लेती हूँ, बड़े वाला त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज की बात करते हैं हम, सी डी बी। फिर वही चीज मैंने यहाँ पर टेन थीटा लगा लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। थीटा की जगह मुझे यहाँ पर 60 गिवन है। ध्यान से देखो आप अपने त्रिभुज को, ये वाला 60, 30 मत ले लेना गलती से, वो ए बी डी में गिवन है जिसमें बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, अभी मैंने टावर वाला लिया है, तो पी मेरे को सी डी गिवन है, अब बी मेरे को बी डी गिवन है। 1060 मेरे पास √3 होता है, सी डी मुझको नहीं पता है। अच्छा, सी डी तो मुझको पता है, टावर की हाइट है 50, मैंने लिख दिया, बी डी नहीं पता था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी डी निकल गया, वो निकला मेरा 50 अपॉन में √3। चलो बी डी निकल गया, अब ये काम आने वाला है दूसरे वाले त्रिभुज में। तब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, वो कौन सा त्रिभुज है मेरे पास, ए बी डी। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने ना इसमें टेन थीटा लगाया पी अपॉन बी, तो इस बार मेरे को थीटा जो है वो 45 दे रखा है, और जो पी है आपकी बार, ये मेरा पी ये है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ए बी है, अब बी मेरे पास सेम ही है बी डी, दोनों ही केस में बी डी था। ये 1045 मेरे पास 1 होता है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो मुझे निकालनी है क्वेश्चन में, तो ए बी तो मुझे नहीं पता है। हाँ, बी डी मैंने अभी निकाला है 50 √3। ठीक है ना, तो अब क्या करें, तो देखो आप इस 50 √3 को इधर ले आओ, पूरे को ला सकते हैं ना, तो ये बन गया मेरा 50 √3 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी तो आपको निकालना था, तो ए बी आपका आ गया 50 √3, लेकिन रूट में तो हम कभी भी हर को नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 अपॉन में √3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 50 √3 अपॉन में 3, ए बी आ गया। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग ना, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे आएगी यहाँ पर, तो लिख देते हैं हम इसको, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी थी मेरे पास, ए बी, वो मेरे पास आ गई 50 √3 अपॉन में 3। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भवन की ऊंचाई। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्डिंग के टॉप से फुट के टावर पे कौन सा एंगल बनना है। ठीक है, और फुट के टॉप से जो फुट का, सॉरी इसका टावर का जो टॉप है, उससे बिल्डिंग के फुट से, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनना है। तो एंगल का थोड़ा सा ध्यान रखना, वरना एंगल गलत लिया तो बिल्कुल आंसर पूरा गलत आने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास यहाँ पर, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ने के बाद मैं आपको दोनों को एक साथ समझाती हूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास ना दो खंभे हैं जिनकी हाइट बराबर है। सबसे पहली बात ना, दो खंभे बना लेते हैं हम, और ना वो मतलब ग्राउंड ग्राउंड पे है, तो मैं यहाँ पर वो भी बना लेती हूँ, भूमि है। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है, तो कोई भी छोटा बड़ा मत बनाना, इक्वल बनाना। अब वो आपसे पता है क्या कह रहा है कि ये रोड के दोनों आइदर साइड में, मतलब आमने सामने लगे हुए हैं, तो पता ही चल गया। अब एक पॉइंट है रोड पे, एक बिंदु है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मान ली वो बिंदु है, इससे ना दोनों खंभों का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो
ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, है ना। और दोनों के मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 60 और 30, तो मैंने इसको 60 ले लिया और इसको 30 ले लिया। ठीक है, आप पलट भी सकते हो 60 और 30, मतलब आप इसमें 30 ले लो और इसमें 60 ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पहले वाले में ही 60 लेना है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं पहले हम, फिर देखते हैं कि क्या निकालना है हमको। तो मैंने इसको ए बी और इस वाले खंबे को नाम दे दिया है सी डी, और इसको जहां पर ये आके मिल रहे हैं इसको नाम दे दिया है मैंने ओ। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है जो वो रोड थी ना, जो ये रोड है बी डी, ये दे रखे है आपको 80 मीटर है, ये गिवन है आपको 80 मीटर। क्वेश्चन में ये लिखा रोड जो है विच इज 80 मीटर वाइड और 80 मीटर चौड़ी सड़क, हिंदी मीडियम वालों में भी गिवन है। तो आपको फिर इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एक तो आपको ना खंभों की ऊंचाई निकालनी है। तो अगर आपने ए बी निकाल लिया तो सी डी भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों खंभे जो है वो बराबर है, उनकी जो लंबाई है वो एक जैसी है, इक्वल हाइट्स लिखा है ना यहाँ पर। तो खंभे की लंबाई निकालनी है, एक तो आपको ये पता चल गया। दूसरा आपको पता है क्या कह रहा है, दूसरा क्या निकालना है, वो कह रहा है बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए खंभों से, इसका मतलब ये निकालना है ओबी और ओडी। ठीक है, तो पता चल गया आपको क्या क्या निकालना है। एक तो आपको हाइट ऑफ द पोल्स निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स निकालने हैं, ये कितनी दूरी पे है, ये जो बिंदु है ये उन खंभों से कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लिख लोगे ए बी एंड सी डी जो है वो मेरे क्या है, दो पोल है। ठीक है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 डिग्री का बना रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहली बात यहाँ पर लेती हूँ, कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर ए बी ओ ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेन थीटा लगा लिया अपना, तो वो होता है मेरा पी अपॉन में बी। टेन थीटा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को हर जगह पर ना परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन दे रखा है, इसलिए हाइपोटेन्यूज का कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, इसलिए साइन और कॉस नहीं लग पा रहा है। ठीक है, तो थीटा की जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, 60 लिख दिया। ए बी मेरे पास यहाँ पर, सॉरी पी मेरे पास यहाँ पर ए बी है, और बी जो है वो मेरे पास ओ बी लिखो या बी ओ लिखो एक ही बात है। ठीक है, टेन 60 मुझे √3 पता ही होता है। अब देखो ना मुझे ए बी पता और ना ही मुझे बी ओ पता, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ए बी निकाल सकती हूँ या फिर बी ओ निकाल लो, कोई भी एक चीज आप निकाल सकते हो। तो मैं बी ओ निकाल देती हूँ, वो आ गया मेरा ए बी अपॉन में √3। चलो, अब उसी तरीके से ना मैंने अपना दूसरे वाला त्रिभुज लिया, कौन सा, जिसमें दूसरा खंबा बना हुआ है। ठीक है, सी डी ओ ले लिया मैंने। फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर क्या किया, टेन थीटा लगाया पी अपॉन में बी। तो इस बार मेरे पास थीटा 30 दे रखा है, पी इस बार मेरे पास दूसरा खंबा है सी डी, अब बी जो है वो हो गया मेरा यहाँ पर ओडी ले लो या आप डीओ ले लो, तो ये आएगा मेरा 1 अपॉन में √3। सी डी नहीं पता है मुझे और ना ही मुझे डीओ पता है, दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने पता है क्या किया, मैंने डीओ लिख दिया, वो आ गया मेरा √3 सी डी। ठीक है, तो क्या मैं डीओ को, ये वाला जो है, इसको ये लिख दूं कि ये बीडी में से अगर मैं ओबी घटा दूं, है ना, मतलब मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ, देखो बीडी में से मैं क्या करूं, बीओ को घटा दूं, तो मेरा डीओ ही तो आएगा। ये बी डी जो है मेरा दो भागों में बटा हुआ है, एक बीओ और एक ओडी, इन दोनों भागों में ही तो बटा हुआ है। अब मैंने यहाँ से पता है क्या किया, ओडी का मान निकाल लिया, तो वो आ गया मेरा बी डी माइनस बीओ, और ये ओडी ऐसी रह गया या फिर डीओ ऐसी रह गया, दोनों सेम ही चीज है ना, तो वो मैंने यहाँ रख दिया डीओ की जगह। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये 1060 में क्यों नहीं किया ऐसा, ऐसे तो हम बीओ का वैल्यू भी निकाल सकते थे, है ना, रख सकते थे, तो बिल्कुल आप रख सकते हो, आप इस वाले में करो या फिर इस वाले में, एक ही बात है, लेकिन करना किसी भी एक ट्राइंगल में, दोनों में मत करना। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या है, जरूरी नहीं है आपको भी इसमें करना, आप दूसरे में कर सकते हो। अब देखो मैंने ऐसा पता है क्यों किया, क्योंकि जो बीडी है ना वो मुझे दे रखा है 80 है। ठीक है, और दूसरी बात जो बीओ है वो मैंने पहले वाले से निकाला था ना, वो मेरा था ए बी अपॉन में √3, और ये वाला मैंने √3 सी डी ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब पता है मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, वहां पर फिगर बनी हुई है तो नहीं आ पाएगा पूरा। तो 80 इज इक्वल टू √3 सी डी, और इस ए बी अपॉन √3 को ना मैं इधर ले आई हूँ। ठीक है, अब आपको तो पता है ना कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो मेरे खंबे थे, और ये दोनों खंबे जो है इनकी ऊंचाई कितनी थी, लंबाई दोनों की बराबर थी। तो इसका मतलब क्या मैं इस ए बी की जगह सी डी लिख सकती हूँ या फिर सी डी की जगह ए बी लिख सकती हूँ, किसी भी एक को चेंज करना है, मैंने ए बी को कर दिया, आप सी डी को भी कर सकते हो, ये कर सकती हूँ ना। अब मैंने पता है क्या किया, बेस सेम कर लिया,
तो 80 इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम, √3 इंटू √3 CD, ठीक है, और प्लस CD अपॉन में √3 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर डिवाइड का था, इसको मैं इस साइड पे ले आई तो ये मल्टीप्लाई का हो गया, और ये आ गया मेरा 3CD प्लस CD, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 80 √3 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4CD, तो यहाँ से मेरी CD की वैल्यू निकल गई 80 √3, ठीक है ना, और अपॉन में आ गया 4, ठीक है। तो इसको मैंने इससे कट कर दिया 20, इसका मतलब CD मेरे पास कितना आ गया 20 √3। तो CD तो मुझे एक निकालना था ना, निकालना था हाइट ऑफ द पोल, तो CD इज इक्वल्स टू AB था और इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल्स वो मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई मेरे पास 20 √3 मीटर, ठीक है। खंभों की ऊंचाई मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी वालों के लिए भी, ठीक है, वो आ गई 20 √3 मीटर। चलो एक चीज तो आपको मिल गई। अब दूसरी चीज आपसे कह रहा था कि आपको दूरी भी बतानी है, तो दूरी कैसे बताऊं। तो देखो आपको BO, ये आपके पास था कितना है यहाँ पर AB अपॉन में 3, चलो पहले BO निकाल लेते हैं, फिर AB अपॉन में √3, तो मैंने अब यहाँ पर AB का मान रख दिया, इस √3 से ये √3 कट गया तो 20 मीटर। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो ये AB वाला खंभा है ये इस बिंदु से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है। तो पूरी रोड का तो मुझे पहले से ही दे रखा था कि जो वो पूरी रोड है कितनी चौड़ी है 80 मीटर। तो जब BO मेरा 20 है तो OD कितना होगा 60 होगा, है ना। तो OD तो ऐसे ही निकल गया, तो OD कितना आ गया 80 माइनस 20, तो वो आ गया आपके पास 60 मीटर। तो आपको यही दोनों चीज निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। तो वो आपके पास कितना आया 20 मीटर एंड 60 मीटर, ठीक है ना। तो खंभों से बिंदु की दूरी, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसको, खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है, सेम यही 20 मीटर एंड और 60 मीटर, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको दो चीजें निकालनी थी, खंभों की ऊंचाई या फिर हाइट ऑफ द पोल, और खंभों से बिंदु की दूरी, जो हमारे पास भूमि पे जो बिंदु है उसकी दूरी, या फिर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे पास यहाँ पर लिखा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको लेंथी लग रहा होगा, फिगर आपको पहले से ही गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहा है, एक टीवी टावर खड़ा है, ये रहा, ठीक है। ये मतलब कहाँ पर है, एक नहर का जो तट होता है उस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसी से यहाँ से हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इन पॉइंट से, ये बिल्कुल इस टावर के अपोजिट है, ठीक है ना। तो एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है, तो पहले 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब जब आप 20 मीटर इससे दूर गए, इधर की साइड आए, ठीक है ना, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये इसी लाइन पे हो आप। अब यहाँ से आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो 30 डिग्री का, ठीक है। आपको करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है और विड्थ ऑफ द कैनल निकालनी है, दोनों चीज आपको निकालनी है, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, उसमें भी सेम यही है, नहर के एक तट पे एक टीवी टावर ये खड़ा हुआ है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, तो आपको ये दे रखा है 60 डिग्री है उन्नयन कोण, ठीक है।
इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप इसी से 20 मीटर दूर गए हो, ठीक है। अब यहां से जो ये बिंदु आई 20 मीटर दूरी के बाद, तो यहां से आपका दोबारा आप उन्नयन कोण बना रहे हो 30 डिग्री का। आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये दोनों चीज इसमें बतानी है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनल हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे हम करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं कौन से त्रिभुज की बात करती हूँ, अपने ए बी सी की, ठीक है। ए बी मेरे पास यही है ना मेरे पास टावर, तो एक तो मुझको ये निकालनी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मुझे और क्या निकालनी है, बी सी, इतनी तो विड्थ निकालनी है। ये दो चीजें मुझे फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ कि मुझे फाइंड क्या क्या करना है। एक ए बी करना है और एक मुझे बी सी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ए बी सी में मैं क्या करती हूँ, टेन थीटा लगाती हूँ। तो टेन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन में बी, तो 1060 इसका मतलब यहाँ पर पी मेरे पास ए बी है जो नहीं दे रखा, बी मेरे पास बी सी है। 1060 की वैल्यू √3 होती है। ए बी मैंने ऐसे ही रहने दिया और बी सी की जगह क्या मुझे यहाँ पर बी सी गिवन है, नहीं, बी सी भी नहीं गिवन। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ना बी सी की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गया मेरा ए बी अपॉन में √3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर दोबारा दूसरा त्रिभुज लेती हूँ ए बी डी, ठीक है। अब दोबारा से मैंने यहाँ पर टेन थीटा लगाया, तो वो मेरा क्या आएगा, पी अपॉन में बी, ठीक है ना। तो हम इसको पी अपॉन में बी यहाँ कर लेते हैं, तो पी अपॉन में बी। इस बार मेरे को थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो पी मेरे पास ए बी है और बी मेरे पास क्या है, बी डी है, ठीक है। अब की बार 1030 की जगह मैं यहाँ 1/√3 रखूंगी, क्योंकि 1030 की वैल्यू इतनी होती है। ए बी मुझे नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। बी डी, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, बी डी दो पार्टों में बटा हुआ है, एक बी सी और एक सी डी, बटा है ना दो पार्ट में, तो मैं इसको वही लिख देती हूँ, बी सी प्लस बी डी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ना मुझे बी सी की वैल्यू पता है, यहाँ से पता है ना। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू √3 ए बी आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें बीसी की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो बीसी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, ए बी अपॉन में √3, ठीक है। और इस बीडी को, बीडी पता है आपको, बिल्कुल बी डी, देखो अच्छा यहाँ पर बी डी नहीं आएगा, सी डी आएगा, तो इसको हम यहाँ पर सी डी कर देते हैं, ठीक है ना। बीसी प्लस सी डी, सी डी पता है आपको, वो आपको दे रखा है 20, वो आपसे क्या रहता है ना, उसी बिंदु से आप 20 मीटर की दूरी पर गए हो, है ना। और ये √3 ए बी ऐसी है। अब ए बी वाले एक साथ कर देते हैं, तो इस 20 को मैंने यहीं छोड़ दिया, √3 ए बी माइनस, ये प्लस का था उधर जाके ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ये आ गया ए बी अपॉन में √3, ठीक है ना। तो ये 20 मेरे पास ऐसी है, बेस सेम कर लेती हूँ, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 ए बी आ जाएगा, माइनस का ए बी अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये √3 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये आ गया 3 ए बी माइनस ए बी, तो 2 ए बी बचा, और यहाँ पर 20 √3 बचा, तो यहाँ से आपकी ए बी की वैल्यू निकल के आ गई, वो कितनी आ गई, 20 √3 अपॉन में 2। इसको इससे कट कर दिया तो आपका ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। चलो ए बी तो मुझे मिल गया। अब अगर मैं इस ए बी की वैल्यू इस बी सी के अंदर पुट कर दूं, तो आपके पास बी सी की वैल्यू भी आ जाएगी ना। तो चलिए अब यहाँ करते हैं, तो बी सी मेरे पास था ए बी अपॉन में √3, यही था। अब ए बी की जगह मैंने 10 √3 लिख दिया, और ये √3 ऐसी है, इस √3 से √3 कट गया, तो यहाँ आ गया 10 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपके पास, जो कि आपके पास थी ए बी, वो आ गई आपके पास 10 √3 मीटर, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको गिवन फाइंड वगैरह सब कुछ लिखना है, ये आ गई आपकी। और दूसरा क्या था, विड्थ, विड्थ निकालनी थी ना, वो भी हमारी निकल गई है यहाँ पर, वो थी मेरे पास बीसी, तो वो कितनी आई मेरे पास 10 मीटर, ठीक है, नहर की चौड़ाई।
ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. हिंदी मीडियम के लिए मैं रीड करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास यहाँ कह रहा है, आपके पास यहाँ दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, भवन और क्या है यहाँ पर, केबल टावर। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम एक बिल्डिंग यहाँ बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बना देती हूँ। तो माना मैंने ये बिल्डिंग बना दी और इसको मैंने नाम भी दे दिया यहाँ पर ए और बी। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पर टावर है तो मैं एक टावर भी यहाँ पर बना देती हूँ, लिख देती हूँ ये मेरे पास टावर है और ये मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी और डी। अब वो आपसे कह रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये आपको दे रखी है, ये 7 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई आपको पहले से दे रखी है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इसके टॉप से, तो चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं फिर हम पहले इसके टॉप से। तो वो मेरा कितना बनना है, 60 डिग्री का। ठीक है ना। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनना है इसके फुट से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूँ, है ना। तो वो भी मैं यहां पर बना देती हूँ। तो वो मेरा बनना है 45 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, मुझे हाइट ऑफ द टावर, ये सीडी मुझे निकालना है। तो मुझे फाइंड यहाँ पर सीडी करना है। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, इसमें हम अपना tan थीटा लगा देते हैं, P अपॉन में B, तो tan 45 लगेगा, जिसमें से P मेरे पास AB है और B मेरे पास BD है ना। tan 45 1 है, AB मुझे गिवन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेकिन BD नहीं गिवन है, तो यहां से मेरा BD निकल के आ गया, वो आ गया मेरा 7 मीटर। चलो BD मुझको मिल गया। अब देखो जितना BD है आप इसको भी नाम दे दो E, तो आपको पता है BD जितना है उतना ही आपका AE होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों 7 है। ठीक है ना। अब आप क्या करो, अब आप इस वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज AEC, फिर दोबारा से tan थीटा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे को P और B का ही रिलेशन दे रखा है। अब की बार थीटा की जगह मैं यहाँ पर 60 डिग्री लिखूंगी, P की जगह क्या लिखूं, तो इस बार आप P की जगह ये लिखने वाले हो CE। ठीक है ना, और B की जगह AE। tan 60 की वैल्यू होती है √3, CE आपको नहीं पता है, AE पता है, अभी आपने निकाला है 7, तो यहां से आपके पास CE आ गया 7√3 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है ना। तो देखो हाइट ऑफ द टावर है कितनी आपके पास, वो है आपके पास CD, है ना। तो CD को क्या मैं ये लिख सकती हूँ CE प्लस ED, है ना, दोनों से मिला के तो बनी है। CE मैंने अभी निकाला है 7√3 और ED ये तो मेरी 7 ही होगी, क्योंकि जब मेरी AB 7 है तो ED भी 7 होगी, तो ये आ गई 7। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7√3 प्लस का 1, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो हाइट ऑफ द टावर आ गई। चलो यहां लिख लेते हैं हम उसको। तो हाइट ऑफ द टावर आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, यहाँ लिखा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 मीटर। ठीक है, टावर की ऊंचाई। सब क्वेश्चन में गिवन और फाइंड आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट में ये लाइन जरूर लिख के आनी है, जो भी आपको निकालना है वो जरूर लिखना है कि क्या आपने निकाला है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास यहाँ पर, एज एब्जॉर्ब फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं एक बारी। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे के रखा है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, और लाइट हाउस जो है ना वो क्या है, फ्रॉम द सी लेवल से आप वो देख रहे हो उसको। ठीक है, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं।
ठीक है, ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप से, ठीक है, 30 और 45 डिग्री। कह रहा है अगर एक शिप दूसरे शिप के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है, एकदम पीछे है उसके, ठीक है, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, तो आप मुझे ये बताओ उन दोनों जहाज के बीच में कितनी दूरी होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट हाउस बना लेते हैं। तो मैंने माना कि ये मेरा वो लाइट हाउस है, ठीक है। अब ये लाइट हाउस तो मैंने बना लिया, अब 2 शिप चाहिए मुझे यहाँ पर। सी लेवल से ना, ये रहा एक शिप और ये रहा मेरा दूसरा शिप, ठीक है, ये मैंने दोनों शिप बना लिए। लाइट हाउस को मैं नाम दे देती हूँ ए और बी, और दोनों शिप को मैं नाम दे देती हूँ सी और डी, ठीक है। यहां से मेरे 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने हैं, एक 30 और एक 45, ठीक है ना, 2 एंगल बन रहे हैं। चलो तो वो बना देते हैं। मुझे यहाँ पर लाइट हाउस दे रखा है 75 मीटर हाई है ये, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका 30 है, फिर है 45, ठीक है ना, तो इसका मतलब 30 डिग्री आपके पास ये आएगा और 45 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है इन दोनों शिप्स के बीच में कितनी दूरी है ना। तो एक शिप आपके पास यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी तो यही होगी ना, CD। इसका मतलब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको इसमें CD करना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है। अगर हमको यही नहीं पता तो हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो 2 जहाज के बीच की दूरी बतानी थी, तो एक जहाज आपके पास ये है जिसपे C लिखा हुआ है, दूसरा जहाज ये है जिसपे D लिखा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना कौन सा त्रिभुज, ABC त्रिभुज ले रही हूँ, लगने वही अनुपाती है, तो tan थीटा ही मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो वो मेरा P अपॉन में B होगा, तो tan 45। अब यहाँ पर P मुझे दे रखा है AB और B मुझे दे रखा है BC, tan 45 मेरे पास 1 होता है, AB मुझे 75 गिवन है, लाइट हाउस की हाइट मुझे दे रखी थी, ठीक है, 75 मीटर हाई था वो। BC लेकिन हाँ मुझे यहाँ नहीं पता है, तो मैंने यहाँ से BC निकाल लिया, वो मेरा 75 मीटर आ गया। चलो BC तो मुझको मिल गया। अब मैं अपने दूसरे त्रिभुज की बात करती हूँ, कौन सा, ABD की, है ना। अब की बार उसमें मैं tan थीटा जो लगाऊंगी ना, P अपॉन B लगाने वाली हूँ, लेकिन थीटा की जगह 30 लिखने वाली हूँ। अब P तो मेरे पास अभी भी AB है, लेकिन B अब मेरे पास ये नीचे का पूरा हो गया BD, हो गया ना पूरा। tan 30 होता है 1 अपॉन में √3, AB मुझे पहले से पता है 75, BD मेरे पास 2 पार्ट्स में बटा है, एक BC और एक CD, बटा है ना 2 पार्ट्स में, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, BC प्लस CD इज इक्वल टू 75 √3। अब आप देखो BC की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है ना 75, तो हमने वही 75 रख दिया। CD मुझे नहीं पता, ये तो मुझे निकालनी है, 2 जहाज के बीच की दूरी, है ना। चलो CD निकालने के लिए क्या करती हूँ, इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो CD मेरे पास कितना आ गया, 75 √3 माइनस 75। यहां से मैंने अपना CD निकाल लिया, तो 75 कॉमन लिया, तो √3 माइनस का 1 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप कितना आ गया। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, जो भी आपसे पूछा जाए तो लास्ट में ये जरूर लिख के आना आप। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, 2 शिप्स के बीच की दूरी थी CD, तो वो कितनी आ गई, 75 √3 माइनस का 1 मीटर, ठीक है। 2 जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। इसमें फिगर आपको बनी हुई दे रखी है 9.13, यहाँ फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं, फिर समझते हैं कि ये फिगर में हमको क्या क्या दे रखा है। लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण
60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो है क्या यहाँ पर, ये ना आपको दिख रहा है इसमें फिगर में, ये एक लड़की है, ये 1.2 मीटर टॉल है। ये क्या कर रही है, हवा में ना एक गुब्बारा उड़ा है, ये उसको देख रही है। जब वो गुब्बारा उड़ा था ना, तो वो यहाँ पर था जब इसने फर्स्ट टाइम देखा। तो ये नीचे से ऊपर की ओर देख रही है, तो उन्नयन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री का बन रहा था, ये बन रहा। अब हुआ क्या, ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया ना यहाँ पर। ये लड़की अभी भी इस गुब्बारे को देख रही है लगातार, ठीक है। तो अब जब ये इस गुब्बारे को देख रही है, तो अब जो ये उन्नयन कोण है ये घट गया, और घट के कितना हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आपको ये बता रहा था कि ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पे, ये बता रखा है आपको 88.2 मीटर। आपको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि इस गुब्बारे ने जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दूरी यहां से वो यहां आ गया, तो ये कितना किया, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करें हम अपना। तो देखो क्या क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है, लेकिन ना एक चीज आप यहाँ ध्यान से देखो, जो आपको ये दे रखी है 88.2 मीटर दे रखी है, इसमें जो ये लड़की है ना, इसकी भी हाइट जुड़ गई ना, तो वो तो फिर मुझको इसमें हटानी पड़ेगी, है ना। तो हम इसको नाम दे देते हैं, पहले ऐसा करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम देती हूँ बी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं सी, नाम आप भी फिगर में दीजिएगा, ठीक है। और ये जो यहां से यहां तक है, इसको डी दे दूं, ये वाला, ये ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ई इसको दे देते हैं, एफ हम इसको दे देते हैं यहाँ पर, जी इसको दे देते हैं, और एच इसको दे देते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को ना यहाँ पर बी एच दे रखा है, 88.2 मीटर है। जी एच मुझको पता है 1.2 मीटर है। तो मैं क्या करती हूँ, यहां से पहले बीजी निकाल लेती हूँ, तो वो होगी मेरी बी एच माइनस जी एच। तो 88.2 माइनस 1.2, ठीक है। तो वो मेरी कितनी आ जाएगी, यहां से वो आ जाएगी मेरी 87 मीटर। तो बीजी निकल गई मेरी। बीजी मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इस नीचे वाले की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। ये मेरा यहां से ग्राउंड है ना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन से त्रिभुज की, सबसे पहले ए सी ई, जहां पर ये गुब्बारा पहले था। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी। थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 60 लगाना है। पी मेरे पास कितना है, ए ई, और बी मेरे पास कितना है, सी ई, ठीक है। ये मुझे पता है √3 होगा। ए ई देखो, अब आप ए ई कितना होगा, ए ई जितना आपका बीजी होगा, और बीजी अभी हमने ऊपर निकाला है ना ऊपर, तो इसलिए हमने ये निकाला था, ठीक है। तो ये आ गया आपका 87, लेकिन आपको सीई नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम सीई छोड़ देते हैं। यहां से मेरी सीई की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 87 अपॉन में √3, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ रैशनलाइज कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मुझे पता है ये 87 जो है ना वो कट जाएगा फिर। अब आपको ये 3 से कट करोगे ना, तो ये कट हो जाएगा, तो आपका 29√3 मीटर आ गया। चलो सीई निकल गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने त्रिभुज लिया है बी सी जी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिगर में, तो बी सी जी बड़े वाला, जिसमें 30 डिग्री का बन रहा है। तो दोबारा से मैंने अपना tan थीटा लगाया, तो वो होगा मेरा p अपॉन में b। तो इस बार थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 30 रखना है, ठीक है। p मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर आप फिगर में देखो बी जी होगा, ये वाला, ये होगा ना, ठीक है। और नीचे का बेस कितना होगा, सी जी होगा, ठीक है। चलिए यहाँ रख देते हैं। तो p की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया bg, और इसकी जगह रख दिया cg। ये होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3। bg मैंने निकाल ही लिया था, 87 है, ठीक है। जबकि मुझे cg नहीं पता है, तो यहां से मेरे पास cg कितना आ गया, 87√3 आ गया, ठीक है ना। अब वो मुझसे कह रहा था ये दूरी निकालनी है, ये वाली। तो अगर मैं अपनी इस वाली फिगर में देखूं, ये कैसे, क्या निकालना है मुझे, eg, एक तरीके से यही तो निकालना है। तो eg कैसे निकालूं, अगर मैं इस पूरे में से cg में से ये ce माइनस कर दूं, तो eg आ जाएगा ना, तो वही कर लेते हैं फिर हम। तो eg कैसे निकालेंगे हम, cg में से ce माइनस कर देते हैं। cg मैंने अभी निकाला 87√3,
और सीई मैंने अभी पीछे निकाला था 29√3। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 58√3 मीटर। तो ईजी आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल कितना आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून आ गया आपके पास यहाँ पर 58√3 मीटर। ठीक है, तो गुब्बारे द्वारा एक मिनट, तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें फिगर हमारे को गिवन थी क्वेश्चन में ही। ठीक है, हमको सिर्फ ये बताना था कि इस गुब्बारे ने यहां से लेके यहां तक में कितनी दूरी तय की है, वो हमें बताना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अ स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करते हैं, फिर अपने हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं। एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके पास ना यहाँ पर एक मीनार है, तो सबसे पहली बात ना हम वो मीनार ही बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो मीनार बना लिया। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर ना एक मैन खड़ा है, लिखा है ना अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मीनार के शिखर पे खड़ा है। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कहीं पर वो मैन है। ठीक है ना, इसको मैं नाम भी दे देती हूँ, ए दे देती हूँ इसको मैं। अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है क्या, ये यहाँ से ना एक कार को देख रहा है, एक गाड़ी को। ठीक है ना, जब इसने उस गाड़ी को पहले देखा तो मान लेते हैं वो गाड़ी थी मेरी यहाँ कहीं थी। ठीक है, तो कितने डिग्री का 30 डिग्री का बना रहा था, यही कर रहा है ना वो। तो चलिए यहां से मैंने अपना अवनमन कोण बना दिया 30 डिग्री। ठीक है ना, अब हुआ क्या, जब ये कार यहाँ पर है, ये कार इस टावर के फुट के पास आ रही थी। ठीक है, लिखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब ये इसके पास आ रही थी ना, तो 6 सेकेंड के बाद ये मैन तो यही खड़ा है, ये तो कहीं नहीं गया, पर ये कार जो है यहां से यहां आ गई। अब तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो चेंज हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब अब आपको ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहां पर निकाल लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल से निकल जाएगा ये। तो ये 30 और ये 60 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि जो ये कार है यहां से यहां आ गई 6 सेकेंड बाद, तो यहां से फुट तक में इसने कितनी दूरी तय की, टावर के फुट तक में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ना इसको नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको ए नाम तो पहले ही दे दिया था जहां पर ये मैन खड़ा था। ठीक है, इसको मैं बी दे देती हूँ जहां पर मेरी कार पहले थी, उसके बाद कार मेरी सी पॉइंट पे आ गई। ठीक है, ये मेरा डी हो गया। ठीक है, इसको मैं पी दे देती हूँ नाम। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, हमें निकालना क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। देखो आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी उसने 6 सेकेंड में की, बीसी 6 सेकेंड में। आपको ये सीडी बताना है कितना है, कितने सेकंड में वो ये दूरी तय करेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी। ठीक है ना, ये सॉरी ए बी डी ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो ए बी डी मैंने ये वाला त्रिभुज लिया। तो इसमें मैंने क्या किया, tan थीटा लगाया, तो वो मेरा होगा P अपॉन में B।
ठीक है ना। तो टेन थीटा की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगी 30 डिग्री, पी की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगी एडी और बी की जगह मैं यहाँ पर लिखूंगी बीडी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एडी। क्या आपको एडी यहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा। ठीक है, आपको यहाँ बीडी भी नहीं दे रखा, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा आपको। आप ये मत सोचिएगा ये आपको बीसी दे रखा है 6 सेकेंड, वो टाइम दे रखा है, ये आपका डिस्टेंस है बीसी। तो आप यहाँ 6 सेकेंड कहीं पर भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बताया क्या क्या एडी की वैल्यू निकाली उसका मान, तो वो मेरे पास क्या आ गया वो आ गया मेरे पास बीडी अपॉन में √3 इज इक्वल टू एडी। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से मैंने अपना यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ACD, जिसमें मेरा tan 60 बनना है। तो मैंने tan थीटा लगाया P अपॉन में B, तो tan 60 P की जगह तो मेरे पास AD है, B इस बार मेरे पास CD हो गया, और ये CD मुझे निकालना है कि C से D तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया, ये मुझे बताना है ना। तो चलिए अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं √3। AD तो मुझे अभी भी नहीं पता, CD भी नहीं पता, यहां से फिर मैंने क्या किया AD निकाल दिया, दोनों ही केस में मैंने AD निकाल दिया, तो वो मेरा √3 CD आ गया, दोनों से मेरा AD निकल गया। अब मैं क्या करती हूँ इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में AD है, तो मेरा वो क्या आ जाएगा BD अपॉन में √3 इज इक्वल टू √3 CD। ठीक है ना, यही आएगा ना। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम इसको, तो BD आपके पास यहाँ पर क्या आ गया √3 इंटू √3 CD, तो BD आपके पास यहाँ पर आ गया 3 CD। ठीक है, अब आप ध्यान से अपनी फिगर में देखो, जो ये BD है ये दो पार्ट्स में बटा है, BC प्लस CD, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना फिर BC प्लस CD इज इक्वल टू 3 CD, और इस CD को मैं दूसरी साइड ले गई तो माइनस का हो जाएगा वो, तो यहां से मेरे पास BC आ गया 2 CD, पर मुझको तो CD निकालना है कि C से D तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, है ना। तो BC अपॉन में 2 इज इक्वल टू CD है, CD निकालना है मुझे। पर अब अगर मुझे BC पता चल जाए तो मैं ये निकाल सकती हूँ। तो देखो अब हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर अब आपको पता है टाइम टेकन टू कवर, BC को कवर करने में उसमें 6 सेकेंड लिए थे, उसने लिए थे ना, तो फिर टाइम टेकन टू कवर अगर मैं बोलूं BC अपॉन 2 को कवर करने में कितने लिए होंगे, तो जब मैंने BC के नीचे 2 किया तो आप क्या करो 6 के नीचे भी 2 कर दो, इसका मतलब 3 सेकेंड्स। मैंने ये क्यों किया BC अपॉन में 2, देखो आपको CD चाहिए और CD है क्या BC अपॉन में 2, इसलिए तो बस अब तो मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब टाइम टेकन टू कवर, क्या मैं BC अपॉन 2 की जगह CD लिख सकती हूँ, अब वो कितना आ गया मेरा 3 सेकेंड, है ना। और मैं यहाँ ये जरूर लिख दूंगी कि BC अपॉन में 2 जो है वो मेरा CD के इक्वल है। तो आपको यही तो निकालना था, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन हम हेंस वाली लाइन जरूर लिखेंगे, तो वो लिख देते हैं हेंस इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। तो टावर तक पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, उस कार को 3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, सी पॉइंट पे आने के बाद, इस वाले पॉइंट पे आने के बाद बी से सी तक आने में उसे 6 सेकेंड लगे, सी से डी तक जाने में उसे 3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पर लिख लेंगे, बिंदु बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार को 3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है यहाँ, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड करती हूँ, उसके बाद दोनों को एक साथ समझाऊंगी। ठीक है, देखो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है।
सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात ना यहाँ पर आपको थीटा नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना थीटा। आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक टावर है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक टावर बना लेते हैं, यहाँ पर साथ साथ समझते रहते हैं और अपनी फिगर बनाते रहते हैं क्वेश्चन की, ठीक है ना। ये आपके पास एक टावर है, मैंने माना ये AQ मेरा एक टावर है। अब वो यहां से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 2 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब यहां पर कहीं पर ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स होंगे, तो एक पॉइंट यहां मान लेती हूँ और एक पॉइंट यहां मान लेती हूँ, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है मतलब मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रही होंगी ना, तो ऐसी ही कुछ आकृति बन रही होगी मेरी इसकी, तो एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, ठीक है। लिखा है फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो ये है ना बेस, यहां से 4 मीटर है, ठीक है ना, और ये पूरा मुझे दे रखा है 9 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है जो वो एंगल है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, ये वो दो एंगल्स होते हैं, पूरा कोण वो दो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वो कोण नहीं दे रखे, तो अगर मैंने इस कोण को थीटा माना तो फिर ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, अगर मेरा एक कोण 40 डिग्री है तो इसका पूरा कोण कैसे निकालोगे आप, 90 में से 40 को माइनस कर दोगे ना इस 90 में से, तो आपको 50 आ जाएगा, तो इसका पूरा कोण 50 ही तो होगा, तभी तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा, है ना। तो आपने क्या किया, 90 में से 40 को माइनस, वही मैंने यहाँ कर दिया, 90 में से थीटा को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब आपको ये जो है, आपको ये सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है ना वो 6 मीटर है, ये मतलब AQ जो है वो आपको सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर आपको कि जो आपका AQ है ना वो 6 मीटर है, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर इनको मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर R और इसको नाम दे देती हूँ S। तो सबसे पहले मैं अपना त्रिभुज ले रही हूँ AQR, तो फिर वही यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो मुझे P और B के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो मैं अपना वही tan थीटा लगाऊंगी। ज्यादातर केसों में मुझे P और B के बीच में रिलेशन दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ थीटा तो मुझको पता ही नहीं है, तो थीटा को मैं थीटा ही रहने देती हूँ, P की जगह मैं AQ लिख देती हूँ और B की जगह मैं QR लिख देती हूँ, तो थीटा तो मुझे यहाँ पर नहीं पता, ठीक है ना। तो ये मेरा आ जाएगा AQ और लेकिन QR मुझे पता है 4 है, तो ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं दूसरा त्रिभुज लेती हूँ, यहाँ पर कौन से वाला ले रही हूँ मैं, AQS बड़े वाला। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर tan थीटा लगाया, तो वो मेरा P अपॉन में B है। अब की बात tan थीटा, थीटा की जगह मुझे थीटा नहीं दे रखा, 90 माइनस थीटा दे रखा है, ठीक है। P मेरे पास अभी भी AQ है, लेकिन B मेरे पास चेंज हो गया, वो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर SQ हो गया, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा मेरे पास cot थीटा होता है, ये हमने आइडेंटिटीज की थी ना त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, तो वो मैंने cot थीटा यहाँ लिख दिया। AQ मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन अब की बार मुझे SQ पता है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। ये मैंने अपनी सेकेंड इक्वेशन मान ली, और यहाँ आपको लिख के जरूर आना है कि आपने tan 90 माइनस थीटा को क्या लिया है, cot थीटा। सारी आइडेंटिटीज आपको लिख के आनी होती है, ठीक है। अब आप क्या करो, ये जो पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण 1 और 2 का क्या कर दो, गुना कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करोगे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू AQ अपॉन 4 इंटू AQ अपॉन 9, यही आएगा ना। तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू AQ अपॉन में 4 इंटू में AQ अपॉन में 9, ठीक है। अब tan थीटा को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, कॉट थीटा की जगह ना मैंने यहाँ 1 अपॉन में tan थीटा लिख दिया, और ये आ गया मेरा AQ स्क्वायर अपॉन में 36, ठीक है। ये तो कट हो गए, कर सकती हूँ ना मैं, या कॉट थीटा जो होता है वो मेरे पास 1 अपॉन में tan थीटा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है और tan कॉट का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन में AQ स्क्वायर अपॉन में 36, तो 36 इज इक्वल टू AQ स्क्वायर, तो 36 तो 6 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया,
तो इसका मतलब ए क्यू आपके पास कितना आ गया 6 मीटर। और आपको यही तो सिद्ध करना था कि जो आपका ए क्यू जो है, ए क्यू तो हमने माना था ना यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर जो थी मेरे पास, तो देखो 6 करना था, प्रूव यही करना था, हो गया। हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास 6 मीटर। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हर बार आपको थीटा दिया हो, कई बार थीटा नहीं देगा लेकिन उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे दिए, ऐसे वो सप्लीमेंट्री भी दे सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं संपूरक कोण, वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग जो है वो 180 होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये कोण अपने आप से लेने हैं, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना, और एक और चीज यहाँ पर है, कई बच्चे जो ये 9 मीटर है ना वो इसको ले लेते हैं एसआर को, नहीं यहाँ पर लिखा है 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो टावर का बेस यहाँ है, तो यहां से यहां तक का 9 दे रखा है एस क्यू, एसआर नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहले पॉइंट का तो दे रखा था 4 मीटर है, लेकिन दूसरे पॉइंट का डायरेक्टली ना दिया, नहीं दिया है, तो उन्होंने बेस से दिया है, और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी एसआर की, मुझे तो पूरे एस क्यू की जरूरत थी। अगर एसआर की जरूरत होती तो मैं निकाल लेती, वो मेरा 5 आएगा। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसमें हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है 9.1 वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।